गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि हम लोग का ये पेपर 3 में आ गया हम लोग। ये पेपर 3 कल मैंने वीडियो बनाते समय आपको बताया था। पेपर 2 का 2 वीडियो दिया था, पेपर 3 में भी 2 वीडियो आपको हम देना चाह रहे थे कि जिससे कि आप कम से कम 60 नंबर का पेपर है। मैं रिपीट नहीं करूँगा बार बार, लेकिन वही है कि 20 कम से कम, इसमें भी 23 क्वेश्चन आते हैं। और 11 में आधा मान लीजिए, 12 में आधा मान लीजिए क्लास में पढ़ाने का हो जाता है। और फाइनल एग्ज़ाम में आपको इससे 23 क्वेश्चन पूछेगा। और 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, इस तरह के क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन को मिला देगा तो 8 नंबर हो जाएगा। और 5 मतलब छोटे छोटे ही सवाल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बहुत वीडियोस आपको दिए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट रहेगा कि कम से कम 30 नंबर तो हम ले लें इसके अंदर से, इसी वीडियो से। और समझ के और इतना लिख के लिया भी ऐसा जा सकता है, कोई ख़ास इसके अंदर नहीं है ज़्यादा चीज़ें। और आइए सुनते हैं परमाणु संरचना। ये सब हाई स्कूल की चीज़ें हैं, देखिए आप ध्यान से। परमाणु संरचना तो पहले एक टॉमसन साहब थे वैज्ञानिक, उन्होंने पूछता है अक्सर सवाल, तो आप पढ़ समझते जाइए, मैं सवाल लास्ट में दे दूंगा आपको, कान में लगा के सुने। परमाणु की संरचना में टॉमसन साहब आए तो उन्होंने कहा कि भाई परमाणु ऐसा होता है कि जब इसको चीरा जाएगा तो इसके अंदर खरबूजे के बिये की तरह से धन आवेश और ऋण आवेश जो है गोले में चिपके रहते हैं। इसी को हम जो है परमाणु का टॉमसन मॉडल कहा गया। लेकिन उसके बाद इनके में दोष निकाला गया कि नहीं साहब, ये तो सही नहीं है, और इसमें जो है धनात्मक ऋणात्मक आयनों का बनना इन्होंने दिखाया नहीं, प्रकीर्णन के बारे में कुछ बताया नहीं। तो रदरफोर्ड साहब आए और उन्होंने अल्फा कण का इस पर जो है परमाणु पर जब उसको डाला, प्रकीर्णन किया, मतलब फेंका, प्रक्षेप किया, तो ये पाया कि कुछ किरणें तो सीधे देखिए सीधे निकल जा रही हैं, कुछ मुड़ जा रही हैं, कुछ सीधे वापस हो जा रही हैं, और कुछ इधर मतलब मुड़ रही हैं, या तो सीधे लौट रही हैं, या सीधे खालीपन में देखिए या निकल जा रही हैं। तो इससे इन्होंने अनुमान लगाया परमाणु के बारे में। और इस तरह से देखिए, इन्होंने, आप चित्र भी बना सकते हैं। और इस चित्र से इन्होंने अल्फा कण को फेंका, तो अल्फा कण चूँकि पॉजिटिव होता है और नाभिक बीच में होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव को धकेल देता है, इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, मतलब अपने तरफ घुसने नहीं देगा पॉजिटिव। और जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर सीधे पॉजिटिव निकल जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर एक खोखला भाग भी है, और दूसरा बीच के में जो है ठोस है, वो नाभिक है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन है, अगल बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये बात रदरफोर्ड साहब ने इस प्रैक्टिकल के आधार पे कह दी, जो कि प्रैक्टिकल आपको सामने दिखाई दे रहा है। और ये बात जब इन्होंने कहा तो एक वैज्ञानिक आए जो कि बोहर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ये परमाणु का मॉडल नहीं है, और इसमें जो है उनको बोहर कहा गया, और इसमें ये पेज नहीं है हमारे में, लेकिन आप पिछले वीडियोस में देखेंगे तो मिलेगा। तो बोहर साहब ने कुछ नहीं किया। दरअसल रदरफोर्ड में कमी ये थी कि अल्फा कण जो है, इसमें जो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके घूम रहे हैं, तो एक सज्जन ने सवाल किया कि साहब ये बीच में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो वो घूमते घूमते इसके अंदर गिर नहीं जाएगा? तो इस बात का जवाब उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है, जैसे बाल्टी में पानी हाथ में लेके घुमाएं आप, नहीं गिरता है, तो उस तरह से ये नहीं गिरेगा। मतलब स्पष्ट जवाब इन्होंने रदरफोर्ड साहब ने नहीं दिया। इसका स्पष्ट जब उत्तर जो है बोहर साहब ने दिया कि नहीं, हर इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा होती है, जैसे आपके क्लास में होती है 6 7 8 9 10, उसी तरह से कक्षा होती है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2n स्क्वायर,
मतलब यन कक्षा की संख्या, और दूसरे में यन 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने कहा कि हर कक्षा की ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा के हिसाब से उस कक्षा में छात्र कह रहे हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे 6 में 6 का छात्र रहेगा, 7 में 7 का रहेगा, उस तरह से समझने की कोशिश करिए आप। तो बोहर साहब ने इस तरह से जो है रदरफोर्ड साहब की कमी को दूर किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनकी अपनी एक कक्षा होती है ना, 6 का लड़का 5 में तो आएगा नहीं, तो वो उनकी कक्षा में घूमेगा। और अगर उसको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी तो वो 6 से 7 में भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए जा सकता है। ये बोहर साहब ने कहा, और इस तरह से बोहर साहब ने रदरफोर्ड साहब की कमियों को दूर किया। तो इसमें अक्सर पूछ लेता है सवाल आपसे, परमाणु संरचना बताइए, अल्फा कण का प्रकीर्णन बताइए, रदरफोर्ड साहब का बताइए, परमाणु पर जो है की मुख्य संरचना दिखाइए, क्या होता है, किस तरह से बोहर ने रदरफोर्ड के मॉडल को किस तरह, कमी को किस तरह दूर कर दिया। तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है इसका। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अर्धचालक आ जाता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सेमीकंडक्टर आजकल आप लोग पेपर में पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाई जाए। तो देखिए सेमीकंडक्टर होता क्या है, 2-3 तरह के चालक होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो चालक तो आप जानते ही हैं कि चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्री होती है, तुरंत करंट देंगे, लोहा रहेगा, करंट बहने रहेगा। सबसे अच्छा चालक आपका चांदी होता है, चांदी के बाद सोना, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा, इस तरह के चालक होते हैं आपके। कुचालक वही आपकी लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये आप जानते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो वो कुचालक रहेगा। अर्धचालक किसे कहेंगे आप? तो अर्धचालक उसे कहेंगे हम साहब कि जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा गुण चालक का, थोड़ा थोड़ा गुण अर्धचालक का होता है, उसे हम अर्धचालक कहेंगे। और साथ ही साथ एक अच्छी परिभाषा दे सकते हैं कि परम शून्य ताप, परम शून्य ताप किसे कहेंगे? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड को हम परम शून्य ताप कहेंगे। 1 नंबर का सवाल। और ये इस पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक की भांति काम करने लगता है। मतलब अगर परम शून्य ताप है तो अर्धचालक भी एक आदर्श अचालक, मतलब अचालक की तरह काम करने लगेगा, अर्धचालक भी। जबकि उसके अंदर मतलब परमाणु नाभिक से ढीले बंधे रहते हैं, थोड़ा सा भी उसको ऊर्जा मिलती है तो बंध टूट जाते हैं। लेकिन आदर्श अर्धचालक कब बनेगा? परम शून्य ताप पर। ये 1 नंबर का सवाल। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो निज होता है, कोई भी अर्धचालक अपनी वास्तविक अवस्था में निज कहलाता है, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये चाइना में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये हमारा शुद्ध अर्धचालक है, और इसी को हम निज अर्धचालक है, और इसी को हम मिला के जो है बनाते हैं अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक, जब हम बाह्य अर्धचालक मतलब क्या हुआ कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक या एल्युमिनियम अगर आप मिला देते हैं तो इसके अंदर जो है चालक और कुचालक वाले दोनों गुण आ जाते हैं, चालकता मतलब आ जाती है। तो इसी को हम जो है आपका बाह्य अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि बाहर से आप मिलाते हैं आर्सेनिक और एल्युमिनियम। तो आर्सेनिक एल्युमिनियम अगर आप मिलाएंगे तो वो बाह्य अर्धचालक कहेगा। 2 प्रकार के अर्धचालक हो गए। अब आपके पास आते हैं, देखते हैं हम कि ये क्या प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के हैं, एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है साहब, एक एन प्रकार का। तो पी में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एन में पी में प्रोटॉन होगा और एन में इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 2 टाइप के अर्धचालक हो गए। अब देखिए, अब जर्मेनियम हमारा जो है आपका, इसके बाहरी कक्षा पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो अब इसके साथ अगर हम बोरान का कॉम्बिनेशन कराते हैं, अपद्रव्य बोरान एक मिला देते हैं, एक कण इसमें, तो बोरान पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन आप ध्यान दीजिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के ये बाहरी कक्षा पे कोवैलेंट बांध, सहसंयोजक बंध बना लेता है। हाँ, और एक जगह खाली रह जाती है। तो ये खाली रह जाती है, तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मतलब ये पॉजिटिव जगह रहती है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो इसको हम पी टाइप का अर्धचालक कहेंगे। बोरान से बन रहा है ये। अब यहीं आते हैं नीचे, आपको हम दिखाते हैं आर्सेनिक से। आर्सेनिक में 5 इसके बाहरी कक्षा पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ आप देखिए 4 तो आराम से जर्मेनियम से मिल जाएंगे और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इसको एन टाइप कहेंगे। तो एन टाइप का ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें एन टाइप के इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धारा का प्रवाह होता है, और पी टाइप में पॉजिटिव, पी के कारण प्रोटॉन के कारण उसका प्रवाह होता है। ये भी एक एक नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज, इसका काम ये है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को देने की कोशिश करेगा, आपका पी पी एन टाइप। और पी टाइप में क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो पी टाइप एन टाइप को आप इसी तरह से समझ सकते हैं। और सवाल भी देख लीजिए, चालक कितने प्रकार के होते हैं, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत चालक अर्धचालक से क्या समझते हैं, उदाहरण दे के समझा दीजिए। तो इस टाइप के सवाल आपके आ जाते हैं इसके अंदर, और निश्चित आते हैं। और देखिए छोटे छोटे सवाल तो ये निश्चित आते हैं, 2-2 नंबर के। अर्धचालक किसे कहते हैं, अशुद्ध अर्धचालक किससे आप क्या समझते हैं, शुद्ध तथा अशुद्ध दो आपको बताए। सिलिकॉन जर्मेनियम शुद्ध होता है, और बाहर उसमें मिला दिया जाए तो आर्सेनिक और एल्युमिनियम तो अशुद्ध हो जाता है। एन में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, पी में कौन सा मिलाया जाता है, अभी बताया हमने आपको। और कोटर जो है आपका, वही इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हैं, कोटर में मतलब वही प्रोटॉन आ गया। होल, होल भी कहते हैं कोटर को हम। तो ये आपसे एक एक नंबर का सवाल पूछता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका आवेश होता है। अब आते हैं डायोड को समझने का। डायोड क्या है, देखिए डायोड में होता क्या है, पहले तो आप जान लीजिए, पूछ लेता है तापायनिक उत्सर्जन क्या है। तो तापायनिक उत्सर्जन मतलब, एक तो तापायनिक उत्सर्जन आपसे अगर पूछता है तापायनिक उत्सर्जन क्या है, तो तापायन मतलब ये है कि ताप धनायन। अगर हम किसी, देखिए यहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बड़ा उदाहरण भी आ सकता है, छोटा ही लीजिए। यहाँ पर देखिए एक तंतु लगा है, और इसके नीचे एक बैटरी लगी हुई है LT, लो टेंशन की, और ऊपर एक प्लेट लगी है। ये कांच का गोला, पहले ज़माने में कांच का गोला डायोड होता था। तो यहाँ से फिर ये एक तार निकल के सीरीज में अमीटर लगाते ही हैं, यहाँ से पॉजिटिव जोड़ दिया गया प्लेट को। अब यहाँ से बैटरी से जब इसको आप तंत्र को गर्म करेंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पी से जुड़ा है, तो पॉजिटिव से जुड़ा है, उधर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चलने लगेगा, और धारा इसके उल्टी दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के उल्टी दिशा में धारा बहने लगेगी। तो इसी को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ताप के द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। अब उसके बाद इसी में हमारा जब डायोड आया, तो पीएन संधि डायोड और ट्रायोड वाल्व में अंतर क्या हो गया कि वाल्व में ये था कि आप कांच का प्रयोग करते थे, और डायोड जो है आपका ये सस्ता होता है, और आप काला काला इसको आप देखे भी हैं क्लास में भी। तो ये डायोड आपका AC से DC बनाता है, और इसके अंदर और भी इसमें तंतु का प्रयोग होता है, इसकी आयु ज़्यादा होती है, तमाम तरह के मतलब ये डायोड महंगे होते हैं। और इसमें अगर टीवी में लगा देंगे तो जटिल भी होंगे, महंगे होंगे, ये सस्ते होंगे, ये 2-3 रुपए में मिल जाते हैं। और ये इस तरह से, और डायोड के बारे में मैंने आपको
और भी आगे पढ़ाया अच्छा, उसमें कार्यफलन क्या होता है, पीएन संधि डायोड का फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस भी, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखें। विद्युत धारा के प्रकार एवं स्रोत, देखिए दो ही धारा होती हैं, एसी और डीसी। तो एसी धारा जो है आपकी अल्टरनेट धारा होती है, इसके अंदर आवृत्ति पाई जाती है, और डीसी धारा होती है जिसके अंदर आवृत्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए ये ट्रांसफार्मर पे काम एसी ट्रांसफार्मर पे डीसी धारा काम नहीं करती है। मेन स्विच क्या होता है, मेन स्विच आप जानते ही हैं, इसे मुख्य स्विच कहते हैं। किसी बिल्डिंग में पूरी सप्लाई को कंट्रोल में करने के लिए दो प्रकार के होते हैं, डबल पोल भी होता है, आयरन प्लेट भी होता है। और रोटरी स्विच क्या है, इस प्रकार के हार्ड प्लेटों के लिए लगाए जाते हैं, ये घुमाने के लिए, उसका मान बढ़ाने के लिए हीट का। और वायर के बारे में आपसे, वायर और स्विच का क्या काम है, तो स्विच वही है आपका कि आप किसी भी धारा के मार्ग को स्विच रोक देता है, जैसे कि आपके पंखा है, तो यह एक युक्ति है जो कि धारा के मार्ग को रोक देती है। तो जैसे कि पंखा में आप स्विच लगाए हुए हैं, और वायर आप जान ही रहे हैं, धारा को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, उधर वायर है, तार है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। प्रतिरोध को भी मैंने आपको बताया है कि धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, इसका उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, ओम का नियम भी है V समानुपाते I। तो ये रेजिस्टेंस का, ये सेकंड पेपर में हमने आपको बताया, धारिता भी बताया है, इसमें भी आएगा। और आपसे ये पूछता है अक्सर प्रतिरोध क्या है और इसका मान क्या है, इसमें एक सवाल पूछ देता है, तीन रंग दे देते हैं अक्सर कि पहला रंग आपका पीला है, दूसरा बैंगनी, तीसरा रंग ये है, तो उसका मान बताइए। तो तीसरा रंग 10 घाते होता है, ये भी मैंने आपको समझाया है। इस पर एक ठो सूत्र भी बना के कि पहला रंग काला, दूसरा रंग कत्थई, तीसरा रंग ये होता है। तो ये जो तीन रंग अगर आपके दिए हुए हैं, तो ये पहला रंग इधर वाला, इधर से पढ़ेंगे आप, तो ये आपका दहाई बताएगा, ये इकाई बताएगा। और इधर वाला जो लास्ट वाला है वो 10 घाते, जो भी रंग रहेगा, रंग का नंबर 5 रहे, 6 रहे, तो 10 घाते 6 किलो ओम, इस तरह से लिख दिया जाता है। अगर उसका 10 घाते 3 है, जैसे यहाँ पर लिया है, तो 10 घाते 3, तो ये किलो ओम, 47 किलो ओम। तीसरा रंग उसका किलो बता देगा, तो किलो ओम हो जाएगा। आगे हम इसमें देखें और, तो प्रतिरोध भी एक तरह से स्थिर प्रतिरोध भी होते हैं और परिवर्ती भी प्रतिरोध होते हैं। तो स्थिर प्रतिरोध आप तो आप देखते ही हैं लगे हुए अपने परिपथ में। परिवर्ती आप पंखे में देख सकते हैं कि उसमें आप स्विच घुमाते हैं तो वो रोटरी स्विच होता है, तो आपका प्रतिरोध का मार्ग परिवर्तन करेंगे तो पंखे का स्पीड भी कम ज़्यादा होगी, क्योंकि वोल्टेज और धारा के समानुपात है। अब यहाँ देखिए फिर धारित्र आ जाता है। धारित्र क्या है, तो दो प्लेटों के बीच में अगर जो है कुछ चालक पदार्थ भरा होता है, तो इसे हम डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कहते हैं, और इसी को हम कंडेंसर भी कहते हैं। इसका मात्रक फैरेड होता है, देखिए माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड, पिको फैरेड 10 घाते -12। ये आपको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये किस पर निर्भर करेगा, वही प्लेटों की क्षेत्रफल पर, उनके बीच की दूरी पर, उनके बीच भरे हुए पदार्थ पर, और इनके प्रकार अगर आपको बताने हैं तो परिवर्ती धारित्र भी होता है, अस्थाई धारित्र भी होता है, अर्ध परिवर्ती होता है, माइका होता है, सिरेमिक होता है, पेपर कंडेंसर होता है। तो तमाम तरह के नाम आपसे पूछ सकता है, ये भी एक सवाल है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होता है, जो गोल गोल आप लोगों ने सर्किट में देखा होगा, वो रेडियो टीवी में अक्सर होता है, तो इसमें प्लस माइनस भी बना रहता है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होता है। और उसके बाद ट्रिमर पूछ देता है, ट्रिमर क्या है, तो देखिए ट्रिमर का यही एक छोटा सा है, दो धातु के प्लेट हैं, इसके अंदर इंसुलेशन वाला पदार्थ भरा हुआ है, पेचकस से कस दिया जाता है, इसका धारिता का मान अधिकतम होता है, इसी को हम
ट्रिमर कहते हैं, और इसको घुमा घुमा के इसका मान कम ज़्यादा इसकी धारिता कर सकते हैं। और संयोजन में मैंने आपको बताया था, इस श्रेणी में आप जो है लगाएंगे तो 1/C 1/C1 प्लस 1/C2, समानांतर में मैंने आपको बताया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो वही संधारित्र किसे कहते हैं, धारित्र कितने प्रकार का होता है, और उनके नाम बताइए, यही सब चीज़ें आपका आ जाता है। ट्रांसफार्मर के बारे में आ गया यहाँ पर। तो मैंने ट्रांसफार्मर को पिछली बार भी आपको पिछले उसमें दिखाया था कि ये ट्रांसफार्मर है आपका। इसके बारे में मैंने, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और आराम से मैंने इसके बारे में आपको समझाया भी था कि ये क्या है ट्रांसफार्मर आपका। और इसके अंदर वही 2 स्टेप अप स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, और ये कार्य के अनुसार भी इनका नाम लिया जाता है, कार्य के अनुसार। तो कई ट्रांसफार्मर होते हैं रेडियो टीवी में जिसको हम आउटपुट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। कार्य के अनुसार आपसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मरों के नाम बताइए, तो कार्य के अनुसार आप IF ट्रांसफार्मर, इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है, और आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है। ये कार्य के अनुसार आप बता सकते हैं। और अक्सर पूछ देता है ट्रांसफार्मर में हानि क्या होती है, तो 2 हानि हमेशा लिखिएगा। एक भंवर धाराएँ, ये हानि होती है, कॉपर की हानि होती है, और हिस्टैरिसीस लॉस, चुंबकीय सिद्धांतों के कारण जो है इसमें ट्रांसफार्मर में हानियाँ होती हैं। ये ट्रांसफार्मर की हानियाँ हैं। मल्टीमीटर का प्रयोग तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उपयोग कि DC धारा देखने के लिए, AC वोल्टेज देखने के लिए, रेजिस्टेंस मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, ये चीज़ तो आपने क्लास में देखी है, समझी है। तो और इलेक्ट्रॉनिक को उसके संक्षिप्त नाम, तो देखिए ये एरियल इस तरह से दिखा देते हैं कभी कभी एरियल का, जैसे आप एंटीना लगाते हैं, डाइपोल एंटीना। डायोड का प्रतीक चिन्ह इस तरह से आप बना देते हैं, डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। LED का बनाइए, LED में 2 ठो तीर इस तरह से दिखा देंगे। तो ये प्रतीक चिन्ह है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैटरी अगर एक है तो इस तरह से दिखाएंगे, कई बैटरी लगी है तो इस तरह से दिखाएंगे। तो इस तरह से धारिता इस तरह से, ये कंडेंसर का ये देखिए प्रतीक चिन्ह आपको बना के दिखाया है। तो और ग्राउंड अगर अर्थ करना है तो अर्थ करने का चिन्ह इस तरह से बना के दिखाएंगे। तो इसी तरह से रेजिस्टेंस का चिन्ह बना के दिखाना है तो प्रतिरोध का चिन्ह इस तरह से दिखाएंगे। लैंप का इस तरह से दिखाएंगे। IC का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह दिखाना है तो इस तरह से दिखाएंगे, ये IC हैं। कई टांगें होती हैं। ट्रांसफार्मर का आप इसी तरह से दिखाएंगे। NPN और PNP ट्रांजिस्टर अगले चैप्टर में है, लेकिन आप इसका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए। PNP NPN मतलब 2 डायोड को जोड़ के NPN बन गया, और PNP तो इसमें तीर का अंतर होता है। बेस, कलेक्टर, इमीटर वही रहेगा, सिर्फ तीर इधर हो जाएगा तो NPN, तीर ऊपर हो जाएगा तो PNP। तो ये अक्सर पूछ देता है कि PNP NPN ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो ये तीर का ही बस आपको ख्याल रखना है। और उसके बाद आपका स्पीकर का देख ही रहे हैं, माइक्रोफोन का आप देख लीजिए, अमीटर का, वोल्ट मीटर का। तो ये प्रतीक चिन्ह बनाने को आता है। और चौथा प्रश्न पत्र में भी हम जाएंगे, लेकिन एक बार तीसरे पेपर में और कोशिश करेंगे कुछ बताने के आपको, दूसरा वीडियो, या यही सफिशिएंट है तो आप पीछे से देख लीजिए। तो हम डायरेक्ट जो है चौथे पेपर में एक और वीडियो बना देंगे 20-25 मिनट का, जिससे कि आपको कम से कम 20 नंबर तो कहीं नहीं गया है। हर क्वेश्चन को आप अटेंड करिए, किसी क्वेश्चन को मत छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से आपका नंबर कम हो जाएगा। और 23 क्वेश्चन हैं, सब पे अगर कुछ ना कुछ अगर आप लिख रहे हैं, और सब्जेक्ट टॉपिक आपका यही रहना चाहिए जो आप पेपर में है, तो आप फेल तो सवाल ही नहीं उठता है।
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए।